क्वेश्चन स्टार्ट करते, लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज इनकरेक्ट फॉर वेपराइजेशन ऑफ वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज इनकरेक्ट फॉर वेपराइजेशन ऑफ वाटर। हिंदी में लिखो, जल के वाष्पीकरण के लिए, जल के वाष्पीकरण के लिए, जल के वाष्पीकरण के लिए निम्न में से कौन सा संबंध असत्य है, इनकरेक्ट, असत्य है। पहला लिखो बेटा H इंक्रीज, दूसरा लिखो S इंक्रीज, तीसरा लिखो बेटा G इंक्रीज और फोर्थ लिखो बेटा G डिक्रीज। जल के वाष्पीकरण के लिए निम्न में से कौन सा संबंध असत्य है। चलिए देखो बेटा कैसे करना है, क्या करना है समझना बेटा। अरे कौन सा होगा, फटाफट फटाफट आंसर दो बेटा, कौन सा होगा, कौन सा होगा, कुछ आइडिया है क्या। सुहानी सर क्लास थी उस टाइम, रितु अच्छा चलो, तो जो मैंने PDF सेंड की पेपर जरूर सोल्व कर लेना बेटा। चलो बेटा बात करते हैं बेटा, देखो कैसे करना है, क्या करना है। इसने क्या बोला है, वाटर के वेपराइजेशन की बात करा है। वाटर का वेपराइजेशन होगा बेटा, देखो कैसे करना है, हमें पता है अगर वेपराइजेशन होगा तो H2O लिक्विड से हमें पता है H2O गैस। अरे सीधी सी बात है, वेपर में कन्वर्ट होगा नहीं होगा, होगा। और हमें पता है वाटर का वेपराइजेशन बेटा कब होगा, जब वाटर क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करके। मैंने क्या कहा, वाटर क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, यस और नो। अगर हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो बच्चों सीधी सी बात है, उसकी एंथैल्पी क्या होगी, अरे इंक्रीज होगी नहीं होगी, क्योंकि वाटर का वेपराइजेशन क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है या एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक होता है बेटा, सीधी सी बात है। अरे एक्सो होगा क्या, नहीं एंडो होगा बेटा। क्यों, वाटर का अगर हमें वेपराइजेशन करवाना है तो सीधी सी बात है बेटा, कॉमन सेंस है। वाटर को क्या करेंगे, कंटेनर में डाल के गैस पे रखेंगे या फ्रीज में रखेंगे, गैस पे, यानी उसे हीट देनी पड़ेगी। यानी वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो हमें पता है बेटा प्रोसेस कैसा होता है, एंडोथर्मिक। अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो डेल H क्या होता है, पॉजिटिव। और अगर डेल H पॉजिटिव होगा बेटा तो एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी ये तो सही है, क्लियर, ठीक है बेटा। अब अगर अपन बात करें तो हमें पता है अगर वाटर का वेपराइजेशन होगा तो ये बताओ वाटर मॉलिक्यूल की एंट्रोपी इंक्रीज या डिक्रीज। अरे इंक्रीज होगी, क्योंकि हमें पता है लिक्विड से किस में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा। ओके, इसका मतलब लिक्विड से क्या होगा, गैस में कन्वर्ट होगा। तो अपन ने क्या कहा था, लिक्विड की बजाय जो गैसेस फॉर्म है उसकी एंट्रोपी क्या होती है, ज्यादा होती है, सॉलिड लिक्विड गैस। याद है ना, एक एक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है। इसका मतलब डेल H क्या होता है, इसके लिए पॉजिटिव होता है, तो क्या होगा, एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी बेटा, क्लियर, ठीक है बेटा। और हमें पता है वाटर का क्या होगा, लिक्विड से गैस, यानी वाटर का जो वेपराइजेशन है वो हम हीट देंगे तो ही होगा। अरे नेचुरली नहीं होगा, क्या होगा बेटा। मैंने क्या कहा था, जो ओशियन होते हैं, रिवर वगैरह होती है, उसमें पता नेचुरली फॉर्म में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल वेपराइज होकर क्या करते हैं, क्लाउड यानी बादल का फॉर्मेशन करते नहीं करते, करते हैं बच्चों। तो हमें पता है ये प्रोसेस कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस। अरे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है तो डेल G क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्लियर। डेल G नेगेटिव होना मतलब डिफरेंस क्या आना, नेगेटिव में आना, मतलब गिव्स फ्री एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ना कि इंक्रीज होगी। तो इसने इनकरेक्ट बोला है, तो इनकरेक्ट कौन सा है, थर्ड वाला है बेटा। समझ में आ गया, क्लियर। नोट करो फटाफट, जो आगे मैंने सॉल्यूशन लिखा फटाफट नोट करो। फटाफट नोट करो। कर लिए, अरे कर लिए क्या, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, which of the following relation is correct for a spontaneous process, which of the following relation is correct for a spontaneous process, which of the following relation is correct for a spontaneous process। हिंदी में लिखो, एक स्वतः प्रक्रम के लिए,
एक स्वतः प्रक्रम के लिए निम्न में से कौन सा संबंध सही है? एक स्वतः प्रक्रम के लिए निम्न में से कौन सा संबंध सही है? लिखो बेटा, ऑप्शन लिखो, डेल एच ग्रेटर देन टी डेल एस, और आगे क्या लिखा है? डेल एच नेगेटिव, डेल एच नेगेटिव। दूसरा ऑप्शन लिखा है बेटा डेल एच लेस देन टी डेल एस, डेल एच पॉजिटिव और डेल एस पॉजिटिव। इन ऑप्शंस को हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे बेटा, ध्यान है ना, तो साथ साथ नोट करते रहना। ठीक है, थर्ड में क्या बोला बेटा? डेल एच इक्वल टू टी डेल एस, डेल एच इक्वल टू नेगेटिव और डेल एच इक्वल टू पॉजिटिव। और नंबर 4 लिखा है बेटा ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। लिख लिए? देखो बेटा कौन सा होगा क्या होगा, देखो रटने की जरूरत नहीं है, कैसे करना है क्या करना है। बच्चों देखो मैंने क्या कहा था, कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट रखना, कैसे करेंगे क्या करेंगे, समझना बेटा इस बात को, कौन सा स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। तो मैंने क्या कहा था, गिव्स फ्री एनर्जी इज रिप्रेजेंट टू स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, ये देखते ही डेल जी वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में आना चाहिए। और मैंने क्या कहा था, एक ही फॉर्मूला दिमाग में सेट रखना बेटा, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। क्लियर? चलो अब देखो वन बाय वन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। देखो बेटा फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है, डेल एच क्या है? नेगेटिव है बच्चों। ठीक है, डेल एच नेगेटिव हो तो बच्चों इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूं? नेगेटिव। और डेल एच क्या है? नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। डेल एच नेगेटिव है तो हमें पता है नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, अरे डेल एच अगर नेगेटिव है तो हमें पता है माइनस टी भी नेगेटिव है बेटा, टी नेगेटिव है या नहीं है? माइनस टी, और देखो माइनस टी यानी माइनस के साथ डेल एच भी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या होगा बेटा यहाँ पर? पॉजिटिव। यस और नो? अरे होगा। और आगे कंडीशन देखो क्या रखी है, डेल एच ग्रेटर देन टी डेल एस, इसका मतलब डेल एच ग्रेटर देन टी डेल एस है, इसका मतलब नेगेटिव वाला स्टेप क्या है? पॉजिटिव वाले स्टेप से ज्यादा है। अगर नेगेटिव वाला स्टेप बेटा पॉजिटिव वाले स्टेप से ज्यादा है तो ये बताओ रिजल्टेंट क्या आएगा? डेल जी नेगेटिव के साथ आएगा। यस और नो? और डेल जी अगर नेगेटिव आ जाए तो प्रोसेस कैसा होगा बेटा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। क्लियर? ठीक है बेटा, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इसका मतलब फर्स्ट तो सही है। ओके ठीक है, सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में क्या बोला है? डेल एच पॉजिटिव है। डेल एच पॉजिटिव है तो सेकंड वाले में क्या करो, डेल एच के नीचे लिख दो बेटा पॉजिटिव। क्लियर? डेल एच क्या बोला है? पॉजिटिव बोला है। डेल एच अगर पॉजिटिव है तो क्या करूंगा, डेल एच पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर क्या होगा बेटा? नेगेटिव हो जाएगा। यस और नो? होगा। अब आगे कंडीशन क्या बोली है, डेल एच लेस देन टी डेल एस, इसका मतलब क्या है? डेल एच लेस देन टी डेल एस, ये वाला स्टेप क्या इस स्टेप से कम है, इसका मतलब पॉजिटिव वाला स्टेप क्या है? नेगेटिव वाले स्टेप से कम है, या फिर मैं बोलूं नेगेटिव वाला स्टेप पॉजिटिव वाले स्टेप से ज्यादा है। तो ये बताओ बेटा, अगर नेगेटिव वाली वैल्यू ज्यादा है तो रिजल्टेंट डेल जी क्या आएगा? डेल जी नेगेटिव के साथ आएगा, और डेल जी नेगेटिव के साथ आएगा तो प्रोसेस कैसा बेटा? स्पॉन्टेनियस। समझ में आ गया? क्लियर? इसका मतलब ये भी करेक्ट है। ठीक है बेटा, थर्ड ऑप्शन चेक कर लेते हैं। थर्ड में क्या बोला है? डेल एच क्या है? नेगेटिव, तो इसके नीचे क्या लिख दो? नेगेटिव। क्लियर? डेल एच क्या बोला है बेटा? पॉजिटिव, तो क्या करेंगे? डेल एच पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तो माइनस टी के साथ मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बच्चों? नेगेटिव हो जाएगा। यस और नो? क्लियर? ठीक है, अब देखो कंडीशन क्या दे रखी है, डेल एच इक्वल टू टी डेल एस, इसका मतलब ये बताओ नेगेटिव वाला स्टेप किसके बराबर है? पॉजिटिव वाले स्टेप। नेगेटिव और दूसरा भी क्या है? नेगेटिव है। दोनों स्टेप अगर इक्वल है तो हमें पता इक्वल भले ही हो, बच्चा कहेगा सर जीरो हो जाएगा क्या? नहीं बेटा, अरे -10 सीधी सी बात है बेटा। तो क्या होगा? रिजल्टेंट क्या आएगा? हमें पता -20 आएगा। समझ में आ गया? तो मैंने क्या कहा, दोनों अगर इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो क्या होगा? रिजल्टेंट डेल जी आएगा। इस कंडीशन में भी क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा। और ये भी नेगेटिव है तो प्रोसेस कैसा हो गया? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस है तो हमें पता तीनों ही कंडीशन क्या है? स्पॉन्टेनियस के फेवर में कौन सा होगा? ऑल इज वेल। ओके, बात समझ में आ गई? नोट करो बेटा फटाफट, रट के टिक नहीं लगाना है, कंफ्यूज हो जाओगे। कॉन्सेप्ट ध्यान है तो बहुत इजी रहेगा। चलो आंसर आए क्या? मुकेश सॉरी सर, फोर्थ आंसर कोई बात नहीं। रितु 4, गौरव ठीक है, दीपिका 4, मनीषा ठीक है, पूजा ठीक है, प्रज्ञा ठीक है, कुमकुम नहीं ठीक है, मुकेश नहीं ठीक है, स्वानी नहीं ठीक है, दूरदृष्टि नहीं ठीक है, स्वानी नहीं ठीक है। चलो ये मनीषा कौन सी है? मनीषा महिला है, मनीषा कुलरी? कुलरी है क्या? चलो बाकी के बच्चे, आर्यन आंसर नहीं आए रे?
आर्यन, दीपिका, दीपिका का आंसर आ गया था क्या? गौरव, शाबाश बेटा, फोन उठा लिया करो कम से कम। इतने भी बड़े नहीं हो बेटा आप कि फोन नहीं उठाओ। चलो जल्दी करो। कोई बात नहीं, बाहर गए थे, आज अंदर ही रहना और कॉल करना शाम को। चलो बेटा, मुझे आने दे। चलो 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 बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो ए टू बी को रिएक्शन लिख रहा हूं बेटा। लिखो ए टू बी, इसके लिए लिखा डेल एच इक्वल टू प्लस 10 किलो कैलोरी एंड डेल एच इक्वल टू 50 कैलोरी पर केल्विन। ये डाटा लिखा है, डेल एच इक्वल टू ये एंड डेल एच इक्वल टू ये लिख लिए। देन फाइंड द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। देन फाइंड द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। देन फाइंड द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। Then find the condition of temperature. Then find the condition of temperature for become the reaction. For become the reaction spontaneous, comma non-spontaneous and equilibrium state. And equilibrium state. Find the condition of temperature for become the reaction spontaneous, non-spontaneous and equilibrium state. Okay, ठीक है, हिंदी में लिखो बेटा। अभी रिएक्शन हमें दे रखी है बेटा, इसके आगे लिखो अभिक्रिया के स्वतः, अभिक्रिया के स्वतः कोमा अस्वतः, अभिक्रिया के स्वतः कोमा अस्वतः, अभिक्रिया के स्वतः कोमा अस्वतः तथा साम्य अवस्था में होने के लिए, अभिक्रिया के स्वतः कोमा अस्वतः तथा साम्य अवस्था में होने के लिए ताप की स्थिति बताइए। ताप, टेम्परेचर, ताप की स्थिति बताइए। ताप की स्थिति बताइए, लिख लिया बेटा। चलो देखो बेटा कैसे करना, क्या करना, आपको याद है लास्ट लेक्चर में अपने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था बच्चों, ठीक है। कैसे बेटा, कैसे करना, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर स्वतः अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो आपको याद है बेटा अपने क्या कहा था, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, डेल एच। डेल एच क्या होगा, ग्रेटर देन डेल, यानी टेम्परेचर की बात करें तो डेल एच अपॉन डेल एच, इनका जो रेशियो होगा बेटा टेम्परेचर उससे ज्यादा होना चाहिए। यस और नो, अरे होना चाहिए। देखते हैं बेटा, वैल्यू पुट करते हैं तो क्या लिखेंगे, टेम्परेचर ग्रेटर देन डेल एच। डेल एच मुझे कितना दे रखा है, 10 किलो कैलोरी, ठीक है, अपॉन डेल एच। डेल एच कितना दे रखा है बेटा, 50 कैलोरी पर केल्विन। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, 10। बच्चों किलो को हटाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे बेटा, ठीक है। यहाँ पे मैं सीधा 1000 ही लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया, कैलोरी, और अपॉन में क्या हो गया बेटा 50 कैलोरी पर केल्विन। तो हमें पता है बेटा ये जीरो कैंसिल आउट कर दे तो ये कितना आएगा, 200 कैलोरी से कैलोरी गया। इसका मतलब क्या लिखेंगे, टेम्परेचर ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 200 केल्विन। इसका मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के लिए टेम्परेचर क्या चाहिए बच्चों, 200 केल्विन से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर, ठीक है बेटा। और अगर बात करें फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की अगर हम बात करें बेटा तो अपन क्या लिख सकते हैं, हमें पता है टेम्परेचर, टेम्परेचर लेस देन क्या होना चाहिए, डेल एच अपॉन
डेल एस। अरे ध्यान है ना, तो हमें पता है बेटा इन दोनों का रेशियो कितना आ रहा है। देखो बेटा इन दोनों का रेशियो कितना आता है अपने पास 200 केल्विन। तो क्या करेंगे बच्चों, यानी टेम्परेचर लेस देन क्या आएगा 200 केल्विन। यानी कहने का मतलब क्या, इस टेम्परेचर से ज्यादा वैल्यू होगी तो क्या होगा बेटा, रिएक्शन कैसी, स्पॉन्टेनियस। इससे कम होगा टेम्परेचर तो रिएक्शन कैसी, नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर अपन बात करें फॉर इक्विलिब्रियम स्टेट साम्य अवस्था के लिए अगर अपन बात करें तो अपन क्या कहते हैं बेटा, टेम्परेचर शुड बी इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल एस। और हमें पता है इन दोनों की वैल्यू कितनी आती है बेटा, ये अपने पास कितनी आ रही है 200 केल्विन। यानी इस केल्विन पर रिएक्शन कैसी होगी, इक्विलिब्रियम स्टेट में होगी। समझ में आ गया। तो बाकी कोई बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट अगर आपको ध्यान है तो आपका एक एक स्टेप में आंसर आता जाएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे बेटा। ठीक है, चलो आंसर आया किसी बच्चे का। मनीषा ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ठीक है। पूजा ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है। रितु चलो बेटा नोट करो फटाफट। कर लिए बच्चों। चलो आगे बात करते हैं। चलो बेटा आगे बात करते हैं कैसे करना है, क्या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, लिखो 3H2S रिएक्शन लिखो, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चे लिखो बेटा। 3H2S प्लस 2HNO3 इक्वल टू 3S सॉलिड प्लस 4H2O लिक्विड प्लस 2NO गैस। लिख लिए 3H2S प्लस क्या लिखा 2HNO3 इक्वल टू 3S प्लस 4H2O प्लस 2NO गैस। रिएक्शन बैलेंस हो गई ना। देखते हैं बेटा हाइड्रोजन देखो सल्फर कितने 3 एटम है तो 3S कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन देखो कितने 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 और प्लस 2 कितने हैं, यानी 8 है तो 4H2 हो गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी 8 हो गए। और ऑक्सीजन देखो कितने बेटा 3 मल्टीप्लाई 2 कितने बेटा 6, तो 4 यहाँ पे हो गए 2 यहाँ पे हो गए। ऑक्सीजन भी ठीक है। नाइट्रोजन कितने हैं 2 एटम, तो ये भी कितने हैं 2 बेटा। क्लियर। चलो बेटा लिखो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ calculate the value of 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 standard gives free energy, calculate the value of standard gives free energy, calculate the value of standard gives free energy change, calculate the value of standard gives free energy change for reaction, calculate the value of standard gives free energy change for reaction, calculate the value of standard gives free energy change for reaction, and describe the condition of spontaneity, and describe the condition of spontaneity, and describe the condition of spontaneity for reaction, and describe the condition of spontaneity for reaction, describe the condition of spontaneity for reaction। ठीक है, हिंदी में लिखो बेटा। अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन ज्ञात करो। अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन ज्ञात करो। अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन ज्ञात करो तथा
अभिक्रिया के स्वतः होने की स्थिति बताइए। तथा अभिक्रिया के स्वतः होने की स्थिति बताइए। लिख लिए? चलो बेटा आगे लिखो। इफ यानी कुछ डाटा मैं दे रहा हूं, इसके बेसिस पे हमें आंसर देना। इफ लिखो बेटा डेल जी नॉट एफ H2S इक्वल टू 100 किलो जूल पर मोल। ठीक है, एक मैं क्या दे रहा हूँ बेटा, ये कुछ डाटा हमें दे रखे हैं, कोमा कोमा लगा के लिखते जाओ बेटा, आप कंटिन्यू करते जाना। कोमा डेल जी एफ नॉट HNO3 इक्वल टू -120 किलो जूल पर मोल, कोमा डेल जी नॉट एफ H2 इक्वल टू 140 किलो जूल पर मोल एंड डेल जी एफ नॉट NO इक्वल टू -160 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये डाटा लिखो बेटा। चलो ये हमें डाटा दे रखा है बच्चों, देखो क्वेश्चन को घुमा फिरा के जानबूझ के बड़ा जरूर बना दिया, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में वैसे कोई खास बात नहीं है बच्चों। देखो जेई के अकॉर्डिंग बात करें बेटा, देखो क्वेश्चन में खाली आंसर तो इतना ही देना था कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, येस और नो पे टिक लगाना था बेटा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या ये डाटा मैंने क्या जानबूझ के आपको डराने के लिए डाटा दे दिया। अब बच्चे को क्या करना पड़ेगा, पहले डेल जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे बच्चा दिमाग कैसे लगाएगा, समझना है इस बात को कैसे। अरे अलग अलग रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के लिए अगर हमें डेल जी दे रखा है तो बच्चों क्या कर सकते हैं, नेट रिएक्शन के लिए अपन डेल जी नोट कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अरे इन डाटा के अकॉर्डिंग हमारे पास नेट रिएक्शन के लिए डेल जी नोट आ जाएगा, और जब नेट रिएक्शन के लिए डेल जी नोट अगर आ जाएगा तो वो पॉजिटिव के साथ आ रहा है, नेगेटिव के साथ आ रहा है, या फिर इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर दे सकते नहीं दे सकते। अगर रिजल्टेंट आंसर जो है डेल जी नेगेटिव आ जाए तो अपन क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। डेल जी पॉजिटिव आ जाए तो क्या बोलेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल जी जीरो आ जाए तो क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट। यस और नो, अरे बोलेंगे बेटा। चलो बच्चों देखो सोल्व करते हैं, इसे कैसे करना है, क्या करना। सबसे पहले हमें पता है नेट रिएक्शन के लिए अगर हम बात करें तो बेटा हमें पता है डेल जी नॉट रिएक्शन इक्वल टू क्या होता है, समेशन। समेशन अपन क्या करते हैं बेटा, समेशन फाइनली क्या करेंगे, डेल जी नॉट किसके लिए, जो प्रोडक्ट है वो, और क्या करेंगे डेल जी नॉट किसके लिए बेटा, रिएक्टेंट के लिए, फाइनल माइनस इनिशियल। अरे ध्यान है ना। चलो सभी के लिए वैल्यू पुट करते जाते हैं, तो क्या लिखेंगे, नेट रिएक्शन के लिए डेल जी नॉट। देखो जो प्रोडक्ट अपने पास कौन है बेटा, एक तो सल्फर है, तो मैं क्या लिखूंगा, डेल जी नॉट। डेल जी नोट फॉर्मेशन किसके लिए, सल्फर के लिए। क्लियर, सल्फर के कितने मोल है बेटा, 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। अरे याद है ना, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, प्लस और हमारे पास देखो प्रोडक्ट कौन है, 4 मोल है, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा, डेल जी एफ, ये किसके लिए, H2O के लिए हो गया बेटा। क्लियर, ठीक है, प्लस और हमें पता है हमारे पास कौन है, प्रोडक्ट है, यानी 2 मोल है, तो क्या करूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाई डेल जी एफ नॉट किसके लिए बेटा, NO के लिए। समझ में आ गया, ये तो मैंने किसके लिए लिखा है, ओनली जो प्रोडक्ट है उसके लिए। क्लियर, माइनस माइनस किसके लिए लिखेंगे बेटा, रिएक्टेंट के लिए। रिएक्टेंट कौन है, 3 मोल, मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, डेल जी एफ नॉट किसके लिए, H2S के लिए। समझ में आ गया, क्लियर, प्लस फिर क्या लिखेंगे, 2 मोल, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, डेल जी एफ नॉट किसके लिए बेटा, HNO3 के लिए। अरे बात समझ में आ रही है ना, यस और नो। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। देखो कैसे, 3 मोल मल्टीप्लाई बाई, बच्चा कहेगा सर बाकी के लिए तो हमें दे रखा है, सल्फर के लिए तो दे ही नहीं रखा, नहीं दे रखा। ध्यान रखना, आगे हम थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, सल्फर के लिए मेनली क्या होगा, इसके लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन या एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन 0 होगी बेटा। क्यों, क्योंकि फ्री स्टेट में ये स्टेबल फॉर्म में है। ठीक है, किसी के साथ कंबाइंड नहीं है। अभी आपको इतना ही ध्यान रखना, ये जो मैंने रीजन बताया इसका 0 होने का, वो थर्मोकेमिस्ट्री में आएगा। अभी इतना ही ध्यान रखना, अगर किसी रिएक्शन में बाकी के लिए डाटा गिवन हो, किसी एक के लिए डाटा गिवन नहीं है डेल जी वगैरह का, तो क्या कर देना, 0 मान लेना। समझ में आ गया, क्लियर। चलो बेटा, तो क्या कहेंगे, सल्फर का 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई, देखो बेटा H2O के लिए हमें कितना दे रखा है, H2O की वैल्यू कितनी है, ये आ गई 140, तो 140 हो गया,
प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय NO के लिए कितना दे रखा है बेटा -160। समझ में आ गया। ये तो मैंने क्या किया बेटा, ये तो मैंने जो टोटल जो प्रोडक्ट थे उनकी वैल्यू पुट की है। क्लियर, ठीक है। अब माइनस है, माइनस रिएक्टेंट के लिए बात करते हैं। देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 से मल्टीप्लाई कर दो। H2S की बात कर रहा है, H2S के लिए कितनी है वैल्यू बेटा 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय देखो HNO3 के लिए कितना दे रखा है बेटा -120। समझ में आ गया। और बच्चों देखो इन सभी की यूनिट सेम है, वरना स्पेस काफी ज्यादा हो जाता। तो देखो किलोजूल पर मोल, तो सभी की यूनिट एक बार लिख के टाइम पास की जरूरत है क्या, नहीं। रिजल्टेंट में क्या लिख रहा हूं किलोजूल पर मोल, ताकि पता चले आंसर कैसे आ रहा है अपना। क्लियर, चलो बेटा। तो यहां से क्या कह सकते हैं, इसे करें तो 0, हमें पता 4 को 140 से करें कितना आ जाएगा 560। इससे करें -7 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, ये कितना हो गया बेटा 320। अरे यस और नो, बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। और बीच में माइनस, फिर क्या करेंगे, ये कितना हो गया 300, ये कितना हो गया प्लस माइनस कितना हो गया बेटा 140। बात समझ में आ गई। और रिजल्टेंट हमें पता ही है किस में आएगा, किलोजूल पर मोल में आना ही आना है। क्लियर, ठीक है बेटा। अब देखते हैं, ये देखो बेटा कितना हो गया, देखो 320 माइनस का और प्लस का कितना बेटा 560, तो हमें पता 240 आएगा नहीं आएगा, यानी प्लस का कितना 240। अरे समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं। क्लियर, ठीक है बेटा। माइनस, इस माइनस की बात करें 300 और ये कितना हो गया बेटा 300 और ये 140, यानी कितना बच गया प्लस का 160। यस और नो, अरे बात समझ में आ गई। और यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 240 प्लस का 160 माइनस का, कितना आ जाएगा बेटा, अरे प्लस का 80 आएगा नहीं आएगा, प्लस का 80 किलोजूल पर मोल। और हमें पता है डेल जी हमारे पास जो नेट रिएक्शन का आ रहा है, डेल जी नोट रिएक्शन के लिए वो किसके साथ आ रहा है, प्लस के साइन के साथ आ रहा है, प्लस के साइन के साथ आ रहा है। इसका मतलब है डेल जी क्या है बेटा, डेल जी प्लस के साथ है, इसका रिएक्शन कैसे होगी, डेल जी क्या है अगर पॉजिटिव है, डेल जी इक्वल टू पॉजिटिव है, इसका मतलब कंडीशन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस। पॉजिटिव आ रहा है तो मैं क्या लिखूंगा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। बात समझ में आ गई बेटा, यस और नो। क्लियर, तो डराने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन जरूर दे दिया, लेकिन था इसमें कुछ भी नहीं। ओके, चलो देखते हैं आंसर आए क्या बच्चों के। नहीं बेटा, इसमें ध्यान रखना ओनली गैस का कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्या वो तो क्या, जब डेल जी की बात, डेल एन जी की बात करते हैं, ध्यान रखना डेल एन जी होता तब ओनली क्या करते हैं बेटा गैसेस स्पीशीज लेते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। 240 की जगह 140 कौन सा, ये वाला गया। अच्छा, यहाँ पे गया, यहाँ पे बोल रहे हो गया, ठीक है बिल्कुल बेटा बात सही कह रहे हो। तो ये कितना हो गया 300 माइनस 240, बिल्कुल बेटा सही है। तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा ओनली क्या आएगा बेटा 60 आएगा, ठीक है। तो इसमें से करें तो कितना आएगा बेटा ये प्लस का 180, तो ये कितना आ जाएगा प्लस का 180, यानी पॉजिटिव आ रहा है। अब ठीक है, अब तो ठीक है। चलो मुकेश अगेन एक्सप्लेन सर, बिल्कुल बेटा करेंगे। बाकी बच्चों किसका आंसर आया 180 किलोजूल नॉन स्पॉन्टेनियस, मनीषा ठीक है, रितु ठीक है बेटा, पूजा, अरे पूजा, निकिता ठीक है, मनीषा चौधरी सर मैं 240 अगेन एक्सप्लेनेशन सर, स्वानी। अब तो बात समझ में आ गई ना, जब डेल एन जी कैलकुलेट करते हैं बेटा तब क्या करते हैं ओनली गैसेस स्पीशीज यूज करते हैं। ये तो डेल जी की बात कर रहे हैं ना कि डेल एन जी। चलो नोट करो फटाफट।
अरे कर लिए क्या? चलो बेटा देखो दोबारा समझो, जैसे एक बच्चे ने कहा इससे दोबारा एक्सप्लेन करो। देखो बेटा कैसे करना है, ये आपको क्या बोल रहा है, इसमें मैंने 2 क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए। या तो हमें क्या बोलेगा रिएक्शन के लिए डेल जी क्या होगा, या फिर रिएक्शन की कंडीशन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो बेटा अपना जो लास्ट का आंसर है कि स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस, वो तो अपने आप पता चल जाएगा कि डेल जी की वैल्यू क्या करनी है। क्लियर? अब ध्यान रखना, कोई रिएक्शन देखिए अगर आपको कई सारी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के लिए डेल जी की वैल्यू दे रखी है तो अपना कॉन्सेप्ट क्या, नेट रिएक्शन के लिए टोटल प्रोडक्ट टोटल माइनस टोटल रिएक्टेंट के लिए गिव्स फ्री एनर्जी, यस और नो? क्लियर? ठीक है, देखो रिएक्शन देखो, जो प्रोडक्ट है वो कौन कौन है, सल्फर, H2O और NO। तो क्या लिखेंगे, सल्फर की वैल्यू दे रखी है वो, प्लस क्या करेंगे बेटा, सल्फर के लिए, H2O के लिए, NO के लिए। क्लियर? और जितने इनके मोल थे उनसे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस रिएक्टेंट कौन है, H2S और HNO3। तो H2S के लिए गिव्स फ्री एनर्जी और HNO3 के लिए गिव्स फ्री एनर्जी, और उनके मोल से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 3 है तो ये 2 है। आ गया समझ में? बस अब जो वैल्यू हमें दे रखी है उनकी वैल्यू पुट करके अपन ने सोल्व किया। सल्फर का नहीं दे रखा मतलब 0 है, ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री में आएगा ये डिटेल से। तो क्या कहा, ये वैल्यूज हमें दे रखी थी तो इनका यूज करते हुए अपन ने क्या किया, अपने पास रिजल्ट ये आ गया बेटा 180। क्लियर? और हमें पता है 180 किसके साथ आ रहा है, प्लस के साथ आ रहा है। प्लस के साथ आ रहा है तो हमें पता है बच्चों क्या होगा, डेल जी पॉजिटिव आना, तो प्रोसेस कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ में आ गया बेटा, अस्वतः परक्रम। अरे समझ में आ गया कैसे किया? तो क्वेश्चन भले ही बड़ा दे रखा हो बेटा, तो थोड़ा सा दिमाग काम में लेके अपन क्या कर सकते हैं, इसको इजी वे में कर सकते हैं। कैसे करना है, क्या करना है? ठीक है बच्चों, चलो एक क्वेश्चन इस पर और देखते हैं बेटा और कंप्लीट करते हैं इसे। लिखो द वैल्यू ऑफ डेल जी नॉट, द वैल्यू ऑफ डेल जी नॉट, द वैल्यू ऑफ डेल जी नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, द वैल्यू ऑफ डेल जी नॉट, द वैल्यू ऑफ डेल जी नॉट इज माइनस 13.6 किलोजूल पर मोल। The value of del G naught is minus 13.6 kilojoule per mole for a reaction. Then calculate the value of equilibrium constant. Then calculate the value of equilibrium constant. Then calculate the value of equilibrium constant. Calculate the value of equilibrium constant for reaction at 27 degree Celsius temperature. Calculate the value of equilibrium constant for reaction at 27 degree Celsius temperature. ठीक है, हिंदी में लिखो बेटा। लिखो, एक अभिक्रिया के लिए डेल जी नॉट, एक अभिक्रिया के लिए डेल जी नॉट यानी स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज की बात कर रहा है। एक अभिक्रिया के लिए डेल जी नॉट बराबर माइनस 13.6 किलोजूल पर मोल है। एक अभिक्रिया के लिए डेल जी नॉट बराबर माइनस 13.6 किलोजूल पर मोल है। तो 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर तो 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर तो 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया के लिए KEQ यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट साम्य स्थिरांक का मान ज्ञात करो। 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 लिख लिया बेटा। सबसे पहले बच्चों देखो क्या करेंगे, देखो लास्ट न्यूमेरिकल हमें इस कॉन्सेप्ट पर कैसे पूछ सकता है, क्या करना है बेटा, समझना इस बात को। एक तो हमें क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन में हमें गिवन क्या बेटा, ये रिएक्शन के लिए हमें डेल जी नोट की बात कर रहा है, डेल जी नोट की बात कर रहा है। पूछा क्या है, के ई क्यू। इसका मतलब डेल जी नोट को के ई क्यू से कैसे कोरिलेट करते हैं बेटा, आपको याद है एक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, डेल जी नोट इज इक्वल टू -2.303 RT log
के इक्विलिब्रियम, यस और नो? अरे होता नहीं होता? होता है बच्चों। देखो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे? के इक्यू लॉग के इक्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल जी नॉट है, डेल जी नॉट अपॉन क्या? -2.303 RT। अरे इसकी वैल्यू पुट करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे बेटा, ठीक है। चलो यहाँ पर अगर अपन वैल्यू पुट करें तो क्या लिखेंगे? लॉग के इक्यू इक्वल टू डेल जी नॉट कितना दे रखा है बेटा? -13.6 किलो जूल पर मोल, यस और नो? अरे दे रखा है बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे? -2.303 आर, मैंने कहा था आर गैस कांस्टेंट, जहां एनर्जी की बात आ जाए तो या तो जूल वाली वैल्यू या कैलोरी वाली वैल्यू। क्लियर सर? उसमें से भी कौन सी यूज करूं? साथ में कौन सी दे रखी है? किलो जूल, जूल वाली दे रखी है तो क्या करो? जूल वाली ही अप्लाई कर देना, 8.314 जूल पर मोल इनटू केल्विन, यस और नो? ठीक है बच्चों। और मल्टीप्लाई बाय टी, टेम्परेचर दे रखा 27 डिग्री सेल्सियस, तो हमें पता है केल्विन में यूज करेंगे तो कितना आएगा? 300 केल्विन, यस और नो? क्लियर? ठीक है बच्चों। देखो मोल से मोल को उड़ा दे, केल्विन से केल्विन को, लेकिन ये क्या दे रखा है बच्चों? किलो जूल। ये क्या है? जूल। मैंने क्या कहा था? कदम कदम पे बारूद बिछा के गलतियां करवाएगा। देखो बच्चों माइनस से माइनस गया तो यहां से मैं क्या करूंगा? 13.6 ये किलो जूल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर मैं करूं बच्चों, देखो कैसे करना है? 2.3 को 8.314 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, कितना आता है? अरे 19.2 आता है, नहीं आता? 19.2 तो क्या लिखूंगा बेटा? 19.2 मल्टीप्लाई बाई आगे क्या है? 300, और बच्चों क्या है ये? जूल। समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर? ठीक है बेटा। तो इसे अपन क्या कर सकते हैं बेटा? इसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो 13.6 किलो जूल, ये तो ऐसा कैसा, और हमें पता इससे मल्टीप्लाई कर दिया। देखो बेटा इससे अगर मल्टीप्लाई करें तो देखो 19 को 3 से करें कितना आता है? 57, और हमें पता है बेटा आगे क्या करेंगे इसको, यानी डेसिमल, देखो मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 6, और आगे क्या है? 20। ये किसमें बच्चों? ये हमारे पास किसमें वैल्यू आई है? जूल में वैल्यू आई है बेटा, ठीक है। अरे 20 से मान लो ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। अगर अपन क्या करें बेटा, देखो ये हमारे पास क्या इसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ रही है, और मल्टीप्लाई बाय सीधा अपन कर दो, जैसे मान लो इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 10⁻², और ये क्या आ गया हमारे पास? जूल में आ गया बेटा, ठीक है। लेकिन मैं अगर देखो ऊपर किलो जूल है, ये जूल है बेटा, तो अपन क्या करेंगे? या तो इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लो, या फिर क्या करो इसे जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। दोनों सेम यूनिट में लेके अपन को सोल्व करना है। अगर मैं यहाँ पर किलो लगाऊं तो क्या करूंगा? अरे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे बेटा। तो अपन क्या कर सकते हैं? 13.6 किलो जूल अपॉन में क्या करूंगा? 57.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² मल्टीप्लाई बाय 10⁻ क्या करेंगे? -3 किलो जूल। अरे बात समझ में आ रही है बच्चों? क्लियर? ठीक है। किलो जूल से किलो जूल गया, इसे अगर मैं सोल्व करूं तो देखो क्या आ गया? 13.6 अपॉन, देखो बच्चों 10⁻+2 और -1 कितना बच गया? -1, इससे मल्टीप्लाई होकर ये कितना आएगा? 5.76। समझ में आ रहा है बच्चों कैसे किया? यस और नो? देखो बेटा कैसे मैथमेटिक्स आपको अप्लाई करनी है, ऑलमोस्ट करके बात समझ में आई क्या? चलो बेटा देखो इससे अगर अपन करें तो देखो बेटा कैसे करना है। अगर 5.7, देखो 5 का डबल कितना? अरे कितना होगा? 10, और हमें पता 0.76 का डबल कितना बच्चों? हमें पता है 1.52, यस और नो? इसका मतलब अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तब तो कितना आता है? 11.52 आएगा। लेकिन ये 11 से थोड़ा ज़्यादा है या नहीं है? इसका मतलब हमें पता है बेटा 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, ऑलमोस्ट मान के कर लेना, ऑलमोस्ट 2.3। बच्चों देखो ऑलमोस्ट मान के कर रहा हूँ, डाटा आपको लगभग ऑलमोस्ट ऐसा ही मिलेगा। क्लियर? ठीक है। लेकिन ये मेरा आंसर है क्या? आपको बेटा पहला ऑप्शन यही देगा, लेकिन ये अपना आंसर नहीं है। क्यों? ये वैल्यू किसकी आई है बेटा? लॉग के इक्विलिब्रियम मेरे पास आया है। लॉग के इक्विलिब्रियम इक्वल टू कितना आ गया? ये आ गया ऑलमोस्ट मेरे पास आ गया 2.3। लेकिन मुझे किसका चाहिए? के इक्यू की वैल्यू चाहिए बेटा। तो क्या करेंगे? के इक्यू क्या हो जाएगा? यहां से लॉग हटाऊं तो इधर क्या करेंगे? एंटीलॉग। एंटीलॉग क्या? 2.3। अब बच्चों देखो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में मैंने एंटीलॉग की 4 कंडीशन लिखाई थी, याद है ना? अगर बिना डेसिमल के और फर्स्ट कंडीशन में क्या प्लस के साथ वैल्यू हो तो क्या करेंगे? सीधा 10 की पावर में लगा देते हैं। अगर माइनस के साथ हो बिना डेसिमल तो भी क्या करेंगे? 10 की पावर में लगा देते हैं। लेकिन डेसिमल के साथ हो, लेकिन प्लस के साथ हो बेटा तो क्या करते हैं? आफ्टर डेसिमल वाली तो क्या लिखते हैं बेटा? एंटीलॉग वैल्यू। अरे ये तो क्या लिखेंगे? एंटीलॉग वैल्यू। और इससे पहले वाले को क्या करेंगे? पावर ऑफ 10। क्या कहा? पावर ऑफ 10। समझ में आ रहा है कैसे कह रहे हैं? यस और नो? अरे याद है ना एंटीलॉग की 4 कंडीशंस मैंने लिखाई थी, मैंने कहा भी था हर चैप्टर में बार बार काम आएगा। ठीक है बेटा? तो यहां से मैं क्या लिखूंगा? के इक्यू ऑलमोस्ट, देखो 0.3 एंटीलॉग में किसकी वैल्यू होती है? log 2 होता है तो 0.3 लिखते हैं, तो 0.3 एंटीलॉग किसके इक्वल हो जाएगा?
2 के इक्वल, अरे समझ में आ रहा है ना, तो क्या लिखेंगे 2 और इससे पहले वाले को क्या करोगे 10 की पावर में लिखोगे, तो 10 टू पावर 2 बेटा, समझ में आ गया। तो ये ऑलमोस्ट कितना हो गया 200। अब हमें ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है ऑलमोस्ट 190 समथिंग या 200 समथिंग, तो ऑलमोस्ट अपना वही आंसर जाएगा, समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर। देखते हैं बच्चों के आंसर आएंगे क्या। अरे आंसर आए किसी के, चलो दृष्टि ठीक है, मनीषा ठीक है, बाकी दृष्टि, प्रज्ञा ठीक है, सुहानी ठीक है, दीपिका ठीक है, पूजा, निकिता ठीक है, चलो बेटा नोट करो फटाफट। कर लिए, अरे बात समझ में आई क्या। चलो ये अपने बात की गिव्स फ्री एनर्जी के बारे में और स्पॉन्टेनिटी के बारे में हमें कैसे पूछ सकता है और कैसे करना है, ठीक है बच्चों। गिव्स फ्री एनर्जी तक के जो क्वेश्चन बैंक में दे रखे हैं कर लेना, ठीक है। जो स्टार्टिंग वाला अपना पोर्शन था थर्मोडायनेमिक्स वाला, वो ऑलमोस्ट तो अपना काम हो चुका है बेटा, ठीक है ना। बस एक दो छोटे छोटे पॉइंट है इसमें, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ के। चलो बेटा हेडिंग लिखो, आगे बढ़ते हैं, हेडिंग लिखो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी का द्वितीय नियम, इसे बोलते हैं स्लॉट, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और सेकंड थर्ड में कोई खास बात नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट है बेटा, आधे आधे पेज का काम है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्लॉट, उष्मागतिकी का द्वितीय नियम, उष्मागतिकी का द्वितीय नियम, उष्मागतिकी का द्वितीय नियम लिख लिए। चलो बेटा देखो क्या होता है, कैसे होता है, देखो क्या करना है, कैसे करना है बेटा, देखो समझना है इस बात को। नॉर्मली अगर अपन बात करें तो सबसे पहली बात तो ये लॉ बताता क्या है, तो ध्यान रखना, दिस लॉ टेल्स अबाउट डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। मैंने क्या कहा, यह नियम क्या करता है, उष्मा के प्रवाह की दिशा के बारे में बताता है। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो इस लॉ में क्या करेंगे अपन, 1 बाय 1 क्या करेंगे, 3 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बेटा। क्या, जैसे मान लो केल्विन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्लेसियस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और कार्नोट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। 3 कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो मेनली क्या करते हैं, हीट के बारे में बताते हैं, हीट यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होती है, वहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो सकती है। क्लियर, कैसे करना है, क्या करना, बात करेंगे अपन 1 बाय 1। तो एक बात तो ध्यान रखना, दिस लॉ टेल्स अबाउट डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। क्या कहा, फर्स्ट लॉ तो क्या बताता है, अबाउट एनर्जी कंजर्वेशन। क्लियर, सेकंड लॉ क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। क्लियर, ठीक है। एक और खास बात बेटा इसमें, क्या, अकॉर्डिंग दिस लॉ द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स साइमल्टेनियसली इंक्रीजेस ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस एंड अप्रोचिंग टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू। क्या कहा, यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड जो है, उसकी एंट्रोपी जो है वो क्या कर रही है, सतत रूप से लगातार बढ़ रही है और अपने अधिकतम मान की तरफ अग्रसर है। यानी, और इसका रीजन क्या है, नेचुरल प्रोसेस, यानी नेचर में जो भी प्रोसेस हो रहे हैं हमारे थ्रू। अरे सीधी सी बात है, अपन ने क्या कहा था, एंट्रोपी क्या होता है, डिस्टर्बेंस। क्लियर, अपन जो भी प्रोसेस अप्लाई करते हैं, जैसे मान लो कोई रिवर पोल्यूशन वाला केस है या फिर एयर पोल्यूशन वाला केस है या फिर क्या, जो एसी है, व्हीकल है बेटा, जो इनका यूज कर रहे हो, ओजोन लेयर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो भी है अपन कर तो रहे हैं, डिस्टर्ब ही ना, अरे यस और नो कर रहे हैं बेटा। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, नेचर में डिस्टर्बेंस क्लियर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं बेटा। तो क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा तो हमें पता है नेचुरल जो प्रोसेस है उनमें इरेगुलरिटी आती नहीं आती, और आती भी बेटा। आजकल आप देखते हो, चाहे रेनी सीजन हो, चाहे विंटर टाइम हो, चाहे समर टाइम हो, सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा नहीं हो रहा, क्लाइमेट अचानक चेंज हो जाता है, कब क्या हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। क्यों, क्योंकि इरेगुलरिटी, रैंडमनेस, एंट्रोपी क्या है, यूनिवर्स की सिस्टम की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो किस टाइम कौन सा क्लाइमेट कैसे क्या हो जाए अचानक कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं लगता बेटा, बार बार चेंजेस आते रहते हैं। यस और नो, तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है,
अपन नेचुरल प्रोसेस में जो भी अपन हम सब करते हैं बेटा, उसकी वजह से क्या यूनिवर्स की एंट्रोपी यानी जो नेचुरल साइकिल्स है वो क्या डिस्टर्ब हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग वाला केस देख सकते हो, सबसे बेस्ट एग्जांपल जो भी है, यानी हम डिस्टर्ब तो कर ही रहे हैं, यानी नेचर की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। समझ में आ गया? क्लियर? चलो बेटा लिखो, स्टेटमेंट लिखो। लिखो, दिस लॉ टेल्स अबाउट डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। दिस लॉ टेल्स अबाउट डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। This law tells about direction of heat flow. This law tells about direction of heat flow. This law tells about direction of heat flow. हिंदी में लिखो बेटा, यह नियम ऊष्मा प्रवाह की दिशा को बताता है। यह नियम ऊष्मा प्रवाह की दिशा के बारे में बताता है। यह नियम ऊष्मा प्रवाह की दिशा के बारे में बताता है। ऊष्मा प्रवाह की दिशा के बारे में बताता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो। लिखो, अकॉर्डिंग दिस लॉ, अकॉर्डिंग दिस लॉ, अकॉर्डिंग दिस लॉ, according this law, the entropy of universe simultaneously increases. The entropy of universe simultaneously increases. The entropy of universe simultaneously increases due to natural process. The entropy of universe simultaneously increases due to natural processes. Due to natural processes. And approaching to its maximum value. And approaching to its maximum value. And approaching to its maximum value. ठीक है, हिंदी में लिखो बेटा, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड की एंट्रोपी, इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड की एंट्रोपी सतत रूप से बढ़ रही है। इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड की एंट्रोपी सतत रूप से बढ़ रही है। ब्रैकेट में लिख सकते हो, प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण, प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण, प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण, यानी इसका कारण क्या लिखा? प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण। इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड की एंट्रोपी सतत रूप से बढ़ रही है प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण, तथा अपने अधिकतम मान की ओर अग्रसर है। 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 लिख लिया बेटा? चलो बेटा देखो, थर्मोडायनेमिक्स में एक सेकंड लॉ में क्या कहेंगे बेटा अपन, ये मेनली क्या होता है, किसी एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड नहीं है। दो तीन साइंटिस्ट ने क्या किया, हीट फ्लो के बारे में अपने अपने कॉन्सेप्ट बताए, तो उनको मिलाकर सेकंड लॉ ये बनाया गया है। बात समझ में आई क्या? इसमें किसी एक साइंटिस्ट के बारे में फिक्स नहीं कह सकते। जैसे मैंने तीन नाम लिए बेटा, क्या? एक तो क्या, केल्विन, फिर अपन बात करेंगे क्लेसियस, फिर बात करेंगे क्या, कार्नोट। बस कुछ नहीं, दो दो लाइन के इनके कॉन्सेप्ट है। आपसे बोला जाए इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, तो किसने क्या कहा था, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ओके, लिखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट लिखो। लिखो, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन मैनी कॉन्सेप्ट्स। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन मैनी कॉन्सेप्ट्स या फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स, कोई सा भी लिख सकते हो। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स, फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, चलो बेटा हिंदी में लिखो। यह नियम निम्न अवधारणाओं पर आधारित है।
यह नियम निम्न अवधारणाओं पर आधारित है। एरो लगा के लिखो बेटा, केल्विन कॉन्सेप्ट, केल्विन कॉन्सेप्ट। यानी सबसे पहले साइंटिस्ट कौन थे बेटा जिन्होंने बकवास की थी? केल्विन। बच्चों देखो केल्विन ने क्या कहा बेटा, समझना इस बात को। और इसके जो 3 कॉन्सेप्ट है उसमें अगर क्वेश्चन बनेगा तो केल्विन कॉन्सेप्ट से ही बनेगा, ध्यान रखना। इसने जो स्टेटमेंट दिया था काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है बेटा समझना, इन्होंने क्या कहा कि वर्क को तो कंप्लीटली हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। मैंने क्या कहा, वर्क जो होता है, कार्य को पूर्णतः उष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना उष्मा को पूरी तरह यानी हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। क्या कहा बच्चों, वर्क को कंप्लीटली क्या कर सकते हैं, हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बच्चा कहेगा सर क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में क्या होता है, हीट की कुछ अमाउंट का लॉस भी होता है। ठीक है, बच्चा कहेगा सर कैसे? तो नॉर्मली ध्यान रखना बेटा, कैसे वर्क को हीट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे पाम फ्रिक्शन वाला अपन केस देखते हैं बेटा, अपन क्या करेंगे, अपन ये प्रोसेस थोड़ी देर के लिए अप्लाई किया तो थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस होगी, और अपन सुबह से शाम तक ऐसे लगे ही पड़े हैं बेटा, तो क्या होगा, आग लग जाएगी ना। अरे मेरा कहने का मतलब क्या है, जितना वर्क करेंगे उतनी ही हीट प्रोड्यूस होगी। क्लियर? कम करेंगे तो कम होगी, ज्यादा करेंगे तो ज्यादा होगी। और ये क्या यानी कंप्लीटली कन्वर्जन होता है। लेकिन अगर हम बात करें बेटा क्या कि हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट क्यों नहीं कर सकते, तो ध्यान रखना जब हीट वर्क में कन्वर्ट होती है उस प्रोसेस में क्या होता है, हीट की काफी अमाउंट का लॉस भी होता है। बच्चा कहेगा सर कैसे? तो आप सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंजन वाला। अरे आपने देखा होगा नॉर्मली क्या होता है, जितने भी व्हीकल होते हैं बेटा, जितने भी व्हीकल होते हैं वो क्या करते हैं, जितना एवरेज कंपनी बताती है उतना होता है क्या? नहीं बच्चों। और मैक्सिमम ध्यान रखना, जितने भी इंजन है, चाहे कोई सा भी इंजन हो बेटा, वो क्या होता है, मैक्सिमम उसकी एफिशिएंसी होती है 40-50 या लास्ट माने तो 60% उसकी एफिशिएंसी होती है, यानी मैक्सिमम उतना आउटपुट दे सकता है। जैसे मान लो अपन पेट्रोल डीजल का कंबसन होता है तो क्या होता है, उसके कंबसन से जो हीट प्रोड्यूस होती है तो क्या होती है, आज दिन ऑलमोस्ट 50% हीट का तो लॉस हो जाता है। बाकी जो 50% बचती है वो क्या करती है, इंजन को वर्क में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है बेटा, और व्हीकल चलते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो ध्यान रखना, वर्क जितना करोगे, वर्क को तो कंप्लीटली हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। क्लियर? इस बात को याद रखने के लिए बच्चों देखो इजी वे में मैं कैसे बता सकता हूं, 2 चीजें हैं, एक तो है बेटा वर्क, एक बच्चों क्या, ये मान लो हीट Q है। क्लियर? ठीक है, ये 100% लिख रहा हूं और इसके नीचे भी मैं 100% लिख रहा हूं। क्लियर? वर्क को हीट में कन्वर्ट करना है, क्या कहा, वर्क को हीट में कन्वर्ट करना 100% पॉसिबल है क्या? बिल्कुल बेटा पॉसिबल है। लेकिन हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट करना पॉसिबल है क्या? नहीं बेटा। तो यहां मैंने क्रॉस का साइन लगाया, समझ में आ रहा है? इसमें कन्वर्जन 100% पॉसिबल है, लेकिन इसका 100% इसमें कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है बच्चों। क्लियर? ठीक है बेटा। और अगर बाय द वे फिर भी कंफ्यूजन हो जाए तो पहले एक प्लेट था बेटा वकार, अरे वकार यूनिस एक प्लेट था बच्चों। ठीक है, ध्यान रखना, वकार W और Q, ये ध्यान रखना बच्चों, क्या W का Q में कन्वर्जन 100% पॉसिबल है, लेकिन Q का W में कन्वर्जन 100% पॉसिबल नहीं है। डायरेक्टली रट्स को या कैसे करना, जैसे इजी लगे वैसे ही कर लेना। आ गया समझ में? क्लियर? लिखो बेटा नंबर 1 केल्विन कॉन्सेप्ट। केल्विन कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चों, देखो बात करते हैं, लिखो वर्क कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट, work can be completely converted into heat, 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 but heat cannot be completely converted into work, but heat cannot be completely converted into work, but heat cannot be completely converted into work because some amount of heat is lost during this process, because some amount of heat is lost during this process। इस प्रोसेस में क्या होता है, हीट की कुछ अमाउंट का लॉस होता है। some amount of heat is lost during this process।
ठीक है, हिंदी में लिखो बेटा, हिंदी में लिखो। लिखो, कार्य को पूर्णतः ऊष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है। कार्य को पूर्णतः ऊष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। लेकिन ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। क्योंकि इस प्रक्रम के दौरान कुछ ऊष्मा की मात्रा, क्योंकि इस प्रक्रम के दौरान कुछ ऊष्मा की मात्रा की हानि होती है। इस प्रक्रम के दौरान कुछ ऊष्मा की मात्रा की हानि होती है। इस प्रक्रम के दौरान कुछ ऊष्मा की मात्रा की हानि होती है। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिखो बेटा और ये ट्रिक लिख लो। कर लिए बेटा? अरे कर लिए क्या? चलो बेटा सेकंड देखते हैं। सेकंड आता है बेटा क्लेसियस, क्लेसियस कॉन्सेप्ट। देखो बेटा क्लेसियस कॉन्सेप्ट और जो कार्नोट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं पर मिल जाए थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, समझना इस बात को कैसे करना है, क्या करना है बेटा। देखो समझना, नॉर्मली अपन क्या करेंगे बेटा, क्लेसियस ने क्या कहा था कि नॉर्मली ऐसी किसी मशीन का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है जो क्या करेगी बेटा, यानी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ क्या करेंगे, हीट का ट्रांसफर कर सके बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प से। अरे सीधी सी बात है, हमें पता है हीट का जो ट्रांसफर होता है वो क्या होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ तो स्पॉन्टेनियस होता है। अरे होता नहीं होता, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जो हीट का फ्लो होगा वो तो क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। लेकिन इसने क्या कहा बेटा, यानी लो टेम्परेचर यानी कोल्ड बॉडी यानी ऐसा कोई सिस्टम है कोल्ड जिसका टेम्परेचर कम है। क्लियर? कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी यानी ऐसा कोई सिस्टम है जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो कम टेम्परेचर वाले सिस्टम से ज्यादा टेम्परेचर वाले सिस्टम की तरफ अगर हमें हीट का फ्लो करवाना है तो क्या होगा, अरे अपने आप होगा क्या, नहीं बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, यानी किसी एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प से करेंगे। अरे सीधी सी बात है, अगेंस्ट द रूल अगर काम हो रहा है बेटा, नॉर्मल जो नेचुरल जो प्रोसेस होता है बेटा उसके अकॉर्डिंग होने की बजाय क्या, अगर उसके अपोजिट हो रहा है तो हमें पता है बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, पड़ेगी बेटा। बात समझ में आ गई क्या? यही बात ये बोल रहा है क्या कि क्या कहेंगे, ऐसी कोई सिस्टम है, ऐसी कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर कम है। क्या कहा, ऐसी कोई बॉडी या सिस्टम है जिसका टेम्परेचर कम है और दूसरा सिस्टम ऐसा है जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो कम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो अगर करवाना है तो वो क्या होगा, बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प से, उसके बिना नहीं हो सकता। समझ में आ गया? तो क्या कहेंगे, द फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप मशीन इज नॉट पॉसिबल विच कैन ट्रांसफर टू हीट फ्रॉम क्या करेंगे, यानी विच कैन ट्रांसफर टू हीट फ्रॉम लो यानी कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स और हेल्प। समझ में आ गया? ऐसी किसी मशीन का निर्माण संभव नहीं है जो क्या करेंगे, ठंडे निकाय से गर्म निकाय की तरफ बिना किसी बाह्य ऊर्जा की सहायता से उष्मा का प्रवाह कर सके। समझ में आ गया बेटा? यस और नो? क्लियर? लिखो बेटा, लिखो 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 बेटा, लिखो द फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप मशीन, द फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप मशीन, द फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप मशीन the formation of this type machine
is not possible. The formation of this time machine is not possible. The formation of this time machine is not possible. The formation of this time machine is not possible. Which can transfer to heat. The formation of this time machine is not possible. Which can transfer to heat from cold body to hot body. Which can transfer to heat from cold body to hot body without help of any external source or energy. The formation of this time machine is not possible. Which can transfer to heat from cold body to hot body. Which can transfer to heat from cold body to hot body without help of any external source or energy. हिंदी में लिखो बेटा, इस टाइप की मशीन का निर्माण संभव नहीं है। इस प्रकार की मशीन का निर्माण संभव नहीं है। इस प्रकार की मशीन का निर्माण संभव नहीं है जो बिना किसी बाह्य ऊर्जा की सहायता से बिना किसी बाह्य ऊर्जा की सहायता के ठंडे निकाय से गर्म निकाय की तरफ जो बिना किसी बाह्य ऊर्जा की सहायता के ठंडे निकाय से गर्म निकाय की तरफ ऊष्मा का प्रवाह कर सके। ठंडे निकाय से गर्म निकाय की तरफ ऊष्मा का प्रवाह कर सके। कर लिए बेटा, कर लिए क्या? चलो बेटा तीसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, नंबर थ्री लिखो बेटा, कार्नोट कॉन्सेप्ट। फिजिक्स में आपने पढ़ा भी होगा बेटा, कार्नोट साइकिल या कार्नोट साइकिल। बेटा मैं बच्चों को कई बार बोल भी चुका हूँ बेटा, ध्यान रखना, जो बच्चे लेट क्लासेस अटेंड करने स्टार्ट की उन्होंने अपनी लाइव क्लासेज, मैं पहले बच्चों को बोला भी था, बच्चों जो नए बच्चे आए हैं वो भी ध्यान रखना, खासकर क्लास की कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आए या क्लास के बीच में अगर डिस्कनेक्ट हो जाओ तो गोपी जी को कॉल किया करो बेटा, ध्यान रखना, क्योंकि टीचर क्लास में तो वो आपको कॉल अटेंड करके फिर आपको कनेक्ट करेगा, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये ज़रूर ध्यान रखना। गोपी जी के नंबर मैंने सेंड कर रखे हैं सबको, ठीक है ना, वही आपको क्लास से वापस कनेक्ट कर दें, कोई टेंशन नहीं है। अगर डिस्कनेक्ट हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो कनेक्टिविटी से रिलेटेड, टीचर तो पढ़ा रहा आपको, गोपी जी को कोई दिक्कत नहीं, मैंने बोल रखा है, वो उनको कॉल करते ही हाथों हाथ वो आपको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो क्या कहेंगे, किसी बच्चे के पास नंबर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे मैसेज कर देना, क्लास के बाद मैं उनके नंबर सेंड कर दूंगा। कार्नोट कॉन्सेप्ट है, कार्नोट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बात करें बच्चों, देखो कार्नोट ने क्या कहा, आपने जैसे फिजिक्स में पढ़ा होगा बेटा, आपको कुछ आइडिया होगा कार्नोट साइकिल के बारे में। इसमें क्या करते हैं, दो रिजर्वोयर लेते हैं, रिजर्वोयर मतलब क्या, हिंदी में बोलते हैं अपन रिसीवर बोल देते हैं, ओके। यानी इन्होंने क्या कहा, सिंपल सी बात देखना, लैंग्वेज रटोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इन्होंने क्या कहा, यानी मान लो कोई हाई टेम्परेचर रिजर्वोयर है बेटा, यानी ऐसा कोई रिसीवर है, रिजर्वोयर है जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, क्लियर, उससे अगर हम हीट ले रहे हैं, ये मान लो हीट दे रहा है, इसकी वैल्यू क्या है, Q1 है बेटा, सपोज करो, ठीक है। अब ये क्या हाई टेम्परेचर रिजर्वोयर है, इससे जो हीट मिली है अगर उसको कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक इसका कुछ पार्ट हीट का क्या करोगे, लोअर टेम्परेचर रिजर्वोयर को ट्रांसफर ना कर सके। मैंने क्या कहा, किसी हाई टेम्परेचर रिजर्वोयर से हीट लेकर उसे कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट तब तक नहीं किया जा सकता जब तक क्या इस हीट की कुछ वैल्यू क्या नहीं करे बेटा, लोअर टेम्परेचर रिजर्वोयर को ट्रांसफर नहीं करे। मैंने क्या कहा, समझ में आ गया? इसका मतलब दो रिसीवर है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, क्लियर, ठीक है बेटा। ये हाई टेम्परेचर, अब सीधी सी बात है,
एक का टेम्परेचर कम है, दूसरे का ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है हीट का लॉस कौन करेगा? जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है बेटा। और रिसीव कौन करेगा? जिसका टेम्परेचर कम है, लो टेम्परेचर वाला। ओके, तो क्या कहा? ये जितना लॉस करेगा और ये जितना गेन करेगा, इन दोनों हीट का जो डिफरेंस है, ये मान लो जैसे Q1 है, ये मान लो Q2 है बेटा, यानी ये जितनी लॉस कर रहा है ये Q1 हीट का लॉस कर रहा है, और लो टेम्परेचर वाला जो गेन कर रहा है वो Q2 है। तो क्या कहा? इन दोनों हीट का जो क्या होगा? डिफरेंस होगा, वही क्या होगा बेटा? वर्क में कन्वर्ट होगा। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर? तो क्या करेंगे? W इक्वल टू क्या आएगा बेटा? Q1 माइनस क्या आएगा? Q2 आएगा। समझ में आ गया? काम खत्म। बस इतना सा खेल है बच्चों, ठीक है। तो फिजिक्स में तो इस पे बेटा काफी क्वेश्चंस भी बना देता है, कैसे होगा क्या होगा। तो क्या कहा? अब इसकी देखो डेफिनेशन क्या होती है, सुनना बेटा। इट इज नॉट पॉसिबल, सुनना, इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर रिजर्वॉयर एंड कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू वर्क विदाउट ट्रांसफरिंग सम पार्ट ऑफ हीट फ्रॉम टू लो टेम्परेचर रिजर्वॉयर। मैंने क्या कहा? यानी किसी उच्च हाई टेम्परेचर, उच्च ताप वाले रिसीवर से उष्मा लेकर उसको तब तक पूर्णतः कार्य में परिवर्तित करना संभव नहीं है जब तक इसकी कुछ मात्रा कम टेम्परेचर यानी लो टेम्परेचर वाले रिसीवर को स्थानांतरित नहीं करे। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर? बाकी कुछ नहीं, थोड़ा सा लैंग्वेज का लफड़ा है बेटा। समझ में आ गया? लिखो बेटा, लिखो लिखो। इट इज नॉट पॉसिबल, it is not possible, it is not possible to take heat, it is not possible to take heat from higher temperature reservoir, higher temperature reservoir, ये मैंने वर्ड लिखा है बेटा, रिजर्वॉयर, हिंदी में इसे रिसीवर कह देते हैं। It is not possible to take heat from high temperature reservoir, to take heat from high temperature reservoir. It is not possible to take heat from high temperature reservoir. It is take heat from high temperature reservoir and completely convert it into work, and completely convert it into work, and completely convert it into work without transferring some part of heat to low temperature reservoir, without transferring some part of heat to low temperature reservoir। ठीक है, हिंदी में लिखो बेटा, लिखो। किसी उच्च तापमान वाले रिसीवर से उष्मा लेकर, हिंदी में लिखो, किसी उच्च तापमान वाले रिसीवर से उष्मा लेकर, किसी उच्च तापमान वाले रिसीवर से उष्मा लेकर उसे तब तक पूर्णतः कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उसे तब तक पूर्णतः कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उसे तब तक पूर्णतः कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता जब तक उष्मा की कुछ मात्रा कम तापमान वाले रिसीवर को स्थानांतरित नहीं की जाए, जब तक उष्मा की कुछ मात्रा कम तापमान वाले रिसीवर को स्थानांतरित नहीं की जाए, जब तक उष्मा की कुछ मात्रा कम तापमान वाले रिसीवर को जब तक उष्मा की कुछ मात्रा कम तापमान वाले रिसीवर को स्थानांतरित नहीं की जाए। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं बेटा, बच्चे का मैसेज आया। क्या कहा? इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर रिजर्वॉयर एंड कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू वर्क विदाउट ट्रांसफरिंग सम पार्ट ऑफ हीट टू लोअर टेम्परेचर रिजर्वॉयर। बात समझ में आ गई क्या? यानी
उच्च तापमान वाले रिसीवर से ऊष्मा लेकर उसे पूर्णतः कार्य में तब तक परिवर्तित नहीं किया जा सकता जब तक ऊष्मा की कुछ मात्रा कम तापमान वाले रिसीवर को स्थानांतरित नहीं की जाए। ओके, फॉर एग्जाम्पल बेटा इस टाइप से बना लो, ये साइकिल इजी रहेगा। कर लिए बच्चों? अरे कर लिए क्या? बात समझ में आ गई बेटा? चलो ये अपने बात की बेटा सेकंड लॉ की क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। अब इसमें बाकी को इससे ज़्यादा कोई खास बात नहीं है बच्चों, बस थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है, तो 2-3 स्टेटमेंट का आइडिया रखना। ऐसा कोई हमें बोला जाए, पूछा जाए तो क्या करना है, कैसे करना है। हेडिंग लिखो बेटा, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसे बोलते हैं बेटा क्लॉट। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्लॉट। बस सेकंड थर्ड में आधे आधे पेज का काम है बेटा, कोई खास बात नहीं। डायरेक्टली पूछिए ये कैसे होता, वो कैसे होता, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम लिख लिए। चलो बेटा साइंटिस्ट की बात करें तो लिख लो, गिवन बाय नैनसैट। आप कहोगे सर इनको थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सब आती थी क्या? बिल्कुल बेटा, पहले वाले ऑलराउंडर होते थे, सब आता था इनको। गिवन बाय नैनसैट, नैनसैट द्वारा दी गई, नैनसैट द्वारा दी गई। ओके बच्चों देखो इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा बस एक ही कॉन्सेप्ट है जिस पर क्वेश्चन पूछेगा। इन्होंने क्या कहा समझना इस बात को, देखो यानी जो कंप्लीटली क्रिस्टलाइन सबस्टांस होते हैं, मैंने क्या कहा, पूर्णतः क्रिस्टलीय पदार्थ। ओके, टारगेट वाले बच्चे तो जानते हैं जिन्होंने सॉलिड स्टेट में पढ़ रखा है। ओके क्या बेटा, देखो थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, जिन बच्चों ने सॉलिड स्टेट का आइडिया नहीं है या फिर 11th वाले बच्चे हैं जिन्होंने सॉलिड स्टेट 12th में नहीं पढ़ा बेटा, देखो इसका क्या बच्चों समझना इस बात को, वो अभी 12th में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। क्या करना है समझना इस बात को, दो टाइप के सबस्टांस होते हैं जो सॉलिड होते हैं बेटा, हार्ड फॉर्म होती है, सॉलिड स्टेट होती है। वो क्या होती है, मेनली दो टाइप की होती है, उसे डिवाइड करते हैं क्या, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। ठीक है, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस है। क्रिस्टलाइन वाले जो ज़्यादा हार्ड होते हैं वो होते हैं क्रिस्टलाइन, एमोर्फस यानी अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलाइन यानी क्रिस्टलीय, एमोर्फस मतलब अक्रिस्टलीय जो थोड़े सॉफ्ट टाइप के होते हैं। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो क्रिस्टलाइन में जैसे कौन सा आता है, जैसे मान लो क्या हो गया बेटा, जैसे डायमंड की बात करें, डायमंड है, क्वार्ट्ज है, सुगर है या आयनिक कंपाउंड है, अरे बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं बेटा। बच्चा कहेगा बहुत ज़्यादा हार्ड क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। बात समझ में आई क्या, इस वजह से ज़्यादा हार्ड है। अक्रिस्टलीय, एमोर्फस की बात करूँ थोड़े सॉफ्ट नेचर के होते हैं बेटा, सॉफ्ट यानी इलास्टिक नेचर जैसी होती है बेटा इनमें, क्यों, अट्रैक्शन फोर्स उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्लास, रबर, प्लास्टिक, वैक्स, ये सब क्या एमोर्फस में आते हैं बेटा, ये अपने सॉलिड स्टेट का काम है। यहाँ पर ये वर्ड आ गया यहाँ पर, इसलिए मैंने बोला है बच्चों। तो इन्होंने क्या कहा, कोई कंप्लीटली क्रिस्टलाइन सबस्टांस है, पूर्णतः क्रिस्टलीय पदार्थ है, उसका क्या होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम शून्य ताप पर एंट्रोपी की वैल्यू 0 होगी। मैंने क्या कहा बेटा, कंप्लीटली क्रिस्टलाइन सबस्टांस है, उसकी एब्सोल्यूट 0, परम शून्य ताप पर एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो ऐसे बेटा समझना, पहली बात तो मैंने बोला क्या बेटा, देखो एट 0 केल्विन, क्या बोला है, एट 0 केल्विन टेम्परेचर, इस बात को ध्यान रखना। आपसे पूछेगा इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं पर बनता बेटा, एक ही कॉन्सेप्ट है ये, क्या 0 केल्विन टेम्परेचर क्या होगा, एंट्रोपी। लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये कंप्लीटली यानी कैसा होना चाहिए सबस्टांस, कंप्लीटली क्रिस्टलाइन होना चाहिए बेटा, पूर्णतः क्रिस्टलीय होना चाहिए। इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो पहली बात तो मैंने क्रिस्टलाइन का मीनिंग इसीलिए आपको बताया है बच्चों, क्या क्रिस्टलाइन मतलब क्या, बहुत ज़्यादा हार्ड फॉर्म, बहुत ज़्यादा हार्ड फॉर्म कैसे, क्योंकि इनके अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं बेटा। तो पहली बात तो क्या कहेंगे, ये जो क्रिस्टलाइन सबस्टांस होते हैं, क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं, उनके अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये बताओ बेटा पार्टिकल में मूवमेंट होगी क्या, नहीं। अरे किसी को चारों तरफ से अच्छे से बांध दे बेटा, वो हिल सकता है क्या, नहीं बेटा। तो वैसे ही कंप्लीटली क्रिस्टलाइन की बात करें तो पहली बात तो क्रिस्टलाइन बोला, यानी अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ऊपर से आपने क्या बोल दिया, 0 केल्विन टेम्परेचर ले लिया। 0 केल्विन टेम्परेचर लिया मतलब टेम्परेचर बहुत कम है, और टेम्परेचर बहुत कम है, अरे इतने टेम्परेचर पर ये बताओ पार्टिकल में कोई एनर्जी होती है क्या, वैसे ही कोई एनर्जी नहीं होती। 0 केल्विन -273 डिग्री सेल्सियस, अरे ध्यान है ना, माइनस में होगा
बहुत ज़्यादा कम होगा। तो पहली बात तो आपने जो सबस्टांस लिया है वो कैसा है बेटा, कंप्लीटली क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन है जिसके अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो पार्टिकल एक दूसरे को स्ट्रॉन्गली बाउंडेड फॉर्म में रखते हैं, बंधित अवस्था में रखते हैं, वो मूवमेंट करने ही नहीं देते। ऊपर से आपने टेम्परेचर भी क्या ले लिया, 0 केल्विन ले लिया, इतना कम टेम्परेचर ले लिया। बच्चा कहेगा सर ज़्यादा लेते तो क्या होता, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता तो पार्टिकल के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो सकते थे। पार्टिकल के बीच के बॉन्ड अगर ब्रेक हो सकते थे इसका मतलब पार्टिकल्स में मूवमेंट पॉसिबल थी। अरे बात समझ में आ गई। लेकिन आपने क्या किया बच्चों, और जब तक हमें पता पार्टिकल में मूवमेंट होगी, अरे एंट्रोपी कभी 0 होगी क्या, नहीं, क्योंकि मैंने क्या कहा था, एंट्रोपी का तो मतलब ही क्या होता है, रैंडमनेस। रैंडमनेस मतलब फिक्स ना रहकर क्या, यानी रैंडमली मूवमेंट करते रहना। बच्चों आ गया समझ में। लेकिन आपने क्या लिया, कंप्लीटली क्रिस्टलाइन सबस्टांस लिया, क्रिस्टलीय पदार्थ लिया है जिसके अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऊपर से किस टेम्परेचर पर बात कर रहे हो, एब्सोल्यूट 0, परम शून्य ताप पर, यानी परम शून्य ताप पर 0 केल्विन पर बात कर रहा है। इसका मतलब टेम्परेचर इतना कम है कि इनके बीच के बॉन्ड भी ब्रेक नहीं हो सकते, न बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं, और कंप्लीटली क्रिस्टलाइन है। दोनों ही कंडीशन क्या है, पार्टिकल को एक जगह फिक्स रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है, यस और नो। और पार्टिकल अगर एक जगह फिक्स रहेगा तो सीधी सी बात है उसमें रैंडमनेस क्या होगी, 0 होगी, एंट्रोपी की कोई वैल्यू नहीं होगी। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर। तो ये ध्यान रखना बेटा, स्टेटमेंट में लिखा दूंगा। बच्चों यहाँ पर नाम आ गया तो क्या करेंगे, देखो 2 टाइप के सबस्टांस होते हैं, क्रिस्टलाइन सबस्टांस है। अगर डायरेक्टली बच्चे से पूछे कि कौन से क्या होते हैं तो ये ध्यान रखना बेटा, क्रिस्टलाइन सबस्टांस कौन से होते हैं बच्चों, ध्यान रखना। क्रिस्टलाइन मैंने क्या बोला, आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक यौगिक होते हैं वो इसमें आते हैं, आयनिक कंपाउंड, या फिर अपन क्या बोलते हैं बेटा, डायमंड, हीरा, या फिर अपन क्या बोलते हैं, क्वार्ट्ज, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका, ध्यान है ना, ठीक है। क्वार्ट्ज या फिर क्या बोलेंगे बच्चों, सुगर, ये सब क्या आते हैं, क्रिस्टलाइन सबस्टांस में आते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या आता है, अमोर्फस, क्या कहा बेटा, अमोर्फस, अमोर्फस सबस्टांस। अमोर्फस क्या, इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, अक्रिस्टलीय, इनको क्या बोलते हैं, अक्रिस्टलीय। और ये क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं क्रिस्टलीय, ठीक है। अमोर्फस की बात करें तो अमोर्फस के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, इनके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से होंगे बेटा, जैसे ग्लास, कांच, या फिर रबर, या फिर प्लास्टिक, या फिर वैक्स, ETC, यानी इस टाइप के क्या आते हैं, अमोर्फस में आते हैं, जो हमने 1 by 1 सॉलिड स्टेट में पढ़ा है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा वो अपन आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, आ गया समझ में। तो इस पर एक ही जगह हर बार क्वेश्चन आता पूछता है, तो क्या कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर, परम शून्य ताप पर क्या होता है, कंप्लीटली क्रिस्टलाइन सबस्टांस की एंट्रोपी की वैल्यू 0 होती है, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना, क्रिस्टलाइन नाम आया है तो बच्चे को आइडिया होना चाहिए, सीधा पूछे, एग्जाम्पल दे दे, ऑप्शन दे दे, इसमें से किसके लिए, यानी थर्ड लॉ क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, किसके लिए नहीं होगा। तो क्या कहेंगे, दिस लॉ एप्लीकेबल ओनली फॉर क्रिस्टलाइन सबस्टांस, नॉट फॉर अमोर्फस सबस्टांस। ये केवल किसके लिए एप्लीकेबल होता है, क्रिस्टलाइन के लिए एप्लीकेबल होता है, अमोर्फस अक्रिस्टलीय यौगिकों के लिए ये नियम लागू नहीं होता। समझ में आ गया, क्लियर। लिखो बेटा, गिवन बाय नैनसेट, ये तो लिख लिया ना, नैनसेट द्वारा दी गई। स्टामा करके लिखो बेटा, नेक्स्ट स्टेटमेंट स्टामा करके लिखना, लिखो लिखो, द एंट्रोपी ऑफ कंप्लीटली क्रिस्टलाइन सबस्टांस, 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 द एंट्रोपी ऑफ कंप्लीटली क्रिस्टलाइन सबस्टांस is 0 at absolute 0 temperature. The entropy of completely crystalline substance, the entropy of completely crystalline substance is 0 the entropy of completely crystalline substance is 0 at absolute 0 temperature because the crystalline substance, रीजन जरूर लिखा रहा हूं बेटा, because the crystalline substance, because the crystalline substance
have definite geometry because the crystalline substance have definite geometry, because the crystalline substance have definite geometry of constitute particles, because the crystalline substance have definite geometry of constitute particles. constituent अवयवी कण, ध्यान है ना बेटा, अरे कई बार अपने लिखा सॉलिड स्टेट में ये constituent particles अवयवी कण जिनसे मिलकर कोई स्ट्रक्चर बनी होती है। कॉन्स्टिट्यूट पार्ट यानी डेफिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, एक फिक्स अरेंजमेंट होता है, पार्टिकल अपनी पोजीशन में चेंजेस नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। हिंदी में लिखो बेटा, स्टामा करके लिखो, परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर पूर्णतः क्रिस्टलीय पदार्थों, परम शून्य ताप पर पूर्णतः क्रिस्टलीय पदार्थों की एंट्रोपी का मान शून्य होता है। परम शून्य ताप पर पूर्णतः क्रिस्टलीय पदार्थों की एंट्रोपी का मान शून्य होता है। क्योंकि क्रिस्टलीय पदार्थों में, क्योंकि क्रिस्टलीय पदार्थों में अवयवी कणों की, क्योंकि क्रिस्टलीय पदार्थों में अवयवी कणों की, क्योंकि क्रिस्टलीय पदार्थों में अवयवी कणों की क्योंकि क्रिस्टलीय पदार्थों में अवयवी कणों की निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था पाई जाती है, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था पाई जाती है। क्योंकि क्रिस्टलीय पदार्थों में अवयवी कणों की निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था पाई जाती है। ओके, एक स्टेटमेंट और लिखो बेटा, दिस लॉ एप्लीकेबल ओनली फॉर क्रिस्टलाइन सबस्टांस नॉट फॉर एमोर्फस सबस्टांस। दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्रिस्टलाइन सबस्टांस नॉट फॉर एमोर्फस सबस्टांस। दिस लॉ एप्लीकेबल ओनली फॉर क्रिस्टलाइन सबस्टांस नॉट फॉर एमोर्फस सबस्टांस। ये जरूर लिख लेना जो फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने लिखाया था, एट 0 केल्विन एस कंप्लीटली क्रिस्टलाइन इज इक्वल टू 0। ये जरूर ध्यान रखना बेटा, नोट कर लेना नहीं किया तो। दिस लॉ एप्लीकेबल ओनली फॉर क्रिस्टलाइन सबस्टांस नॉट फॉर एमोर्फस सबस्टांस, यानी यह नियम केवल क्रिस्टलीय पदार्थों के लिए लागू होता है, एमोर्फस यानी अक्रिस्टलीय पदार्थों के लिए लागू नहीं होता, ठीक है। तो ये जरूर लिख लेना, क्रिस्टलीय में कौन कौन से पूछे, किसके लिए एप्लीकेबल होगा, किसके लिए नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। नोट कर लो बोर्ड पे जो लिखा है। अरे कर लिया क्या? चलो बेटा, इसके बारे में एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है, देखो क्या होता है, कैसे होता है। बच्चों देखो, नॉर्मली अगर हम बात करें बच्चों तो क्या कहेंगे, देखो एंट्रोपी कैसी प्रॉपर्टी है, अरे स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन प्रॉपर्टी है, स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी है बच्चों, क्लियर। और अगर स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी है तो अपन क्या करते हैं, स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी के लिए एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं या चेंज कैलकुलेट करते हैं, अरे चेंज कैलकुलेट करते हैं, याद है ना, डेल एस। हम क्या लिखते हैं बार बार, डेल एस डेल एस डेल एस, यही तो लिखते हैं। लेकिन ध्यान रखना बेटा, नॉर्मली अगर बात करें बच्चों इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, यानी अपन किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी सबस्टांस की एंट्रोपी की डेफिनिट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी डेल एस कैलकुलेट ना करके ओनली एस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, कैसे होता है बेटा, एक स्टेटमेंट लिखो बेटा, लिखो अकॉर्डिंग दिस लॉ, एक स्टेटमेंट लिखो, फिर देखो सोल्व करके देखते हैं। लिखो अकॉर्डिंग दिस लॉ, according this law the definite value of entropy लिखो the definite value of entropy for a substance, the definite value of entropy for a substance,
द डेफिनिट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी फॉर ए सबस्टांस कैन बी कैलकुलेटेड। The definite value of entropy for a substance can be calculated. The definite value of substance अच्छा मैसेज आया क्या सुहानी? चारकोल बेटा देखो, चारकोल कार्बन ये डामर आता है ना, पिच आता है बेटा, एमोर्फस में आता है, ध्यान रखना, ठीक है। एमोर्फस मैंने एग्जांपल लिखाया भी है, तो मैंने 2-3 एग्जांपल लिखे, सारे तो मैंने लिखाए नहीं, उसमें वैसे मैंने वुड भी लिखाया बेटा, प्रोटीन भी लिखाया था एमोर्फस में, फाइबर भी लिखाया था, लेकिन सभी के लिए वो सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ नहीं लिखाए, मैंने 2-3 हिंट दिए। तो जैसे डामर आता है ना, पिच आता है बेटा, कार्बन की फॉर्म में वो क्या होता है? एमोर्फस होता है। क्लियर? ठीक है ना? अरे ठीक है, यस और नो, यस और नो सुहानी, बात समझ में आ गई बेटा? बोल तो ठीक है बेटा। चलो तो क्या कहेंगे बेटा? अकॉर्डिंग दिस लॉ द डेफिनिट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी, द डेफिनिट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी फॉर ए सबस्टांस कैन बी कैलकुलेटेड एट ए डेफिनिट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। द डेफिनिट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी फॉर ए सबस्टांस कैन बी कैलकुलेटेड एट ए डेफिनिट वैल्यू ऑफ ए टेम्परेचर। हिंदी में लिखो, लिखो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार एक निश्चित ताप पर, इस नियम के अनुसार एक निश्चित ताप पर, इस नियम के अनुसार एक निश्चित ताप पर पदार्थ की एंट्रोपी का निश्चित मान ज्ञात किया जा सकता है। एक निश्चित ताप पर पदार्थ की एंट्रोपी का निश्चित मान ज्ञात किया जा सकता है। पदार्थ की एंट्रोपी का निश्चित मान ज्ञात किया जा सकता है। पदार्थ की एंट्रोपी का मान ज्ञात किया जा सकता है। मैंने क्या कहा? एक निश्चित ताप पर पदार्थ की एंट्रोपी का निश्चित मान ज्ञात किया जा सकता है। ओके, और जो फॉर्मूला पूछा गया बेटा देखो वो क्या है, समझना इस बात को बच्चों। देखो यहाँ पर क्या करता है, आपको याद है हीट कैपेसिटी का एक अपन ने फॉर्मूला लिखा था, Q अपॉन डेल टी, यस और नो? अरे याद है ना, यहाँ पर डेल बच्चों देखो नेग्लिजिबल चेंजेस की बात करूँ तो डेल की जगह मैं dt लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? अरे लिख सकता हूँ बेटा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? Q इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? C dt, यस और नो? क्लियर? चलो बेटा, अब अपन ने क्या किया है, अपने एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट अपन ने क्या लिखा है? डेल H इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन T, अरे यस और नो होता है। और अगर नेग्लिजिबल चेंजेस की बात करूँ तो डेल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ds, यस और नो? क्लियर? ठीक है बेटा। और देखो Q की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? C dt अपॉन क्या हो गया बेटा? T। अरे समझ में आया कैसे किया? क्लियर? ठीक है। अब ये ds है, चेंज इन एंट्रोपी, कहां से कहां तक चेंज होगा बेटा? तो क्या करें, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो क्या करूंगा? देखो बेटा, ds ऐसा कैसा, और इसकी लिमिट क्या लेंगे? इनिशियल एंट्रोपी और फाइनल एंट्रोपी इक्वल टू, हमें पता है बच्चों देखो इसके रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो c का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, चेंज किस में होगा? टेम्परेचर। अरे टेम्परेचर में चेंज होगा, उसी के रेस्पेक्ट में तो क्या होगा? एंट्रोपी में चेंज होगा। तो क्या लिखूंगा? 1/T, और ये क्या हो गया बेटा? dt। समझ में आ गया? और टेम्परेचर में जो चेंज है उसकी लिमिट क्या होगी? T1 और T2। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है बेटा। यहां देखो बेटा, एंट्रोपी में चेंज को मैं क्या लिख सकता हूं? S2 माइनस S1 इक्वल टू C। क्लियर? और यहां क्या लिख सकते हैं बच्चों? देखो इसका इंटीग्रेशन 1/T dt का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? ln t। अरे 1/x dx, याद है ना? 1/x ds का क्या होता है? log e बेस x यानी ln x। क्लियर? ठीक है बेटा। और ये क्या हो गया? T1, और ये क्या हो गया? T2 हो गया। समझ में आ गया? यहां तक तो क्या है? नॉर्मल इंटीग्रेशन है बेटा। अब जो अपन डिस्कस करते हैं इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? 0 केल्विन के रेस्पेक्ट में डिस्कस करते हैं, यस और नो? इसका मतलब है जो मिनिमम टेम्परेचर अपन कितना लेंगे रे? 0 केल्विन लेंगे। इससे कम पॉसिबल है क्या? नहीं बेटा। तो मैं क्या कहूंगा? इफ T1 इक्वल टू क्या है? 0 केल्विन है। अरे अगर T1 अगर 0 केल्विन है तो हमें पता है 0 केल्विन पर तो एंट्रोपी भी कितनी होती है? 0 होती है। थर्ड लॉ यही तो कहता है बच्चों। क्लियर? तो T1 अगर 0 है तो S1 को मैं क्या मानूंगा? 0, यस और नो? क्लियर? ठीक है। एंड T2 मतलब क्या? हायर टेम्परेचर बच्चों देखो T2 ये मैं मान रहा हूं T केल्विन, यानी कितना भी हो सकता है। अपने यही तो कहा पर्टिकुलर टेम्परेचर किसी निश्चित ताप पर वो कितना भी हो सकता है।
तो T1 को मैंने 0 माना है, T2 को मैं T मान लूं, कितना भी हो सकता है, 0 से ज्यादा है, श्योर है। इसका मतलब T2 अगर T केल्विन है तो H2 कितना हो जाएगा, अरे H2 को मैं S लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, यस और नो, बात समझ में आ रही है बेटा। 0 केल्विन के रेस्पेक्ट में ही तो अपन स्टडी करते हैं बेटा। तो T1 अगर 0 केल्विन है तो इस पर एंट्रोपी कितनी होगी, 0, क्लियर। और T2 क्या, T केल्विन मान के चलिए, कितना भी हो सकता है पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो इस पर एंट्रोपी H2 को भी अपन क्या लिख सकते हैं, S, क्लियर, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, देखो H2 की जगह क्या लिख दूं, S, और S1 की जगह क्या लिख दे बेटा, 0, क्लियर, ठीक है बेटा। तो यहां अपन क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू C, और ये देखो लिमिट क्या लिखे, ln t, T1 की जगह क्या लिखूंगा, 0, और T2 की जगह क्या लिखेंगे, T लिखेंगे, समझ में आ गया। तो इसके रेस्पेक्ट में मैं क्या लिखूंगा, S इक्वल टू क्या हो गया बेटा, C, और क्या लिखूंगा, ln t, समझ में आ गया। एक ऑप्शन तो आपको ये मिल सकता है बेटा, बात समझ में आ गई। और ln मतलब बेस किसका है, E का बेस है, log 10 के बेस में लिखे तो अपन क्या लिख सकते हैं, डेल यानी S इक्वल टू यानी 2.303 C log T, बात समझ में आई क्या। C क्या होता है बेटा, हीट कैपेसिटी, और नहीं बोला जाए तो हमें पता क्या करते हैं बेटा, अरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर स्टडी करते नहीं करते, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट कैपेसिटी है इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, C को मैं Cp लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, तो आपको ये ऑप्शन भी मिल सकता है। मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, बात समझ में आ गई, ओके। तो ये ध्यान रखना, कई बार ये डायरेक्टली ऑप्शन पूछ लेता है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, लेकिन आता कैसे है, समझ में आ गया। तो ये ध्यान रखना बच्चों, कैसे करना है, क्लियर। देखो बच्चों आपसे गलती कैसे करवाएगा, नॉर्मली आपसे बोले, ध्यान रखना, छोटी छोटी देखो वर्डिंग मिस्टेक कैसे करवा देगा। आपसे बोले डेफिनेट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी कैन बी कैलकुलेटेड, यानी एंट्रोपी का निश्चित मान ज्ञात किया जा सकता है, गलत, रॉन्ग है ये, क्यों, क्योंकि हमें पता है बेटा एंट्रोपी क्या है, स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी है, अवस्था फलन राशि है। स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं क्या, नो, ओनली चेंज कैलकुलेट करते हैं, परिवर्तन ज्ञात करते हैं, समझ में आ गया, क्लियर, ध्यान रखना बच्चों। तो क्या करेंगे बच्चों, लेकिन आपसे बोले अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी के तृतीय नियम के अनुसार द डेफिनेट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी कैन बी कैलकुलेटेड, यानी इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें, ये अगर मेंशन कर रहा है कि थर्ड लॉ की बात कर रहा है तो एंट्रोपी का निश्चित मान ज्ञात किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि हमें पता इसमें जो स्टडी करता है, सीधी सी बात है, एंट्रोपी में चेंज कब होगा, जब टेम्परेचर में चेंज होगा, दो अलग अलग टेम्परेचर होंगे उस पर एंट्रोपी भी अलग अलग होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये थर्ड लॉ किस पर बेस्ड है, एक टेम्परेचर फिक्स मानते हैं 0 केल्विन, तो उस पर तो एंट्रोपी वैसे ही 0 होगी, तो दूसरी जो एंट्रोपी है बेटा, तो चेंज वही बात है, किसी की वैल्यू 10 है तो 10 - 0, रिजल्ट तो क्या आएगा, वही आएगा, समझ में आ गया। तो जो डिफरेंस होता है वही उसकी पर्टिकुलर वैल्यू, रिजल्ट भी वही आता है, समझ में आ गया, यस और नो। तो ध्यान रखना, आपसे बोला जाए यानी एंट्रोपी की डेफिनेट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, रॉन्ग है, लेकिन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ये करेक्ट है बेटा, ये पॉसिबल है, समझ में आ गया, यस और नो। चलो बेटा, तो ये अपने बात की है थर्मोडायनेमिक्स की, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना बेटा, एक तो इसमें क्या होता है, जैसे बॉम्ब कैलोरीमीटर आएगा, बॉम्ब कैलोरीमीटर के कोई शीट में क्वेश्चन मिल सकता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें कुछ नहीं करना। 11th के बच्चों जब रनिंग सेशन होता है, नॉर्मली लास्ट ईयर के बेसिस पे बात करें तो हम एक एक चीज़ बड़े प्यार से पढ़ाते हैं, सारी चीज़ें, सर कितने अच्छे हैं, हर चीज़ बताई है, लेकिन थोड़ा सा लेक्चर लिमिट वाली अपनी प्रॉब्लम है, तो बॉम्ब कैलोरीमीटर टाइम पास के लिए मैंने नहीं बताया। उसमें करना है क्या, एक ही फॉर्मूला लगाना है, Q = MS∆T, हीट कैपेसिटी में एक फॉर्मूला लिखाया था, याद है ना, Q = MS∆T, बॉम्ब कैलोरीमीटर का कोई क्वेश्चन मिल जाए वो फॉर्मूला लगा देना। आपको या तो हीट और मास देके टेम्परेचर पूछेगा, टेम्परेचर देके वो कोई सा पूछ सकता है, कोई सा भी हो, फॉर्मूला वही लगाना। बॉम्ब कैलोरीमीटर देखते ही क्या कर देना, Q = MS∆T, बस क्या गिवन है, क्या आस्क है, ये ध्यान रखना, क्लियर। एक बच्चों देखो कार्नो साइकिल की बात करें तो फिजिक्स में जैसे देखते हैं कार्नो साइकिल पर न्यूमेरिकल भी दे सकता है, अपने न्यूमेरिकल तो नहीं पूछेगा, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट भी चांस बहुत कम है, फिर भी मैंने स्टेटमेंट जरूर लिखाया, कार्नो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मीनिंग क्या है। भाई जो कहीं पर न्यूमेरिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग आए तो फिजिक्स में पूरा डिटेल से पढ़ा जाता है, हीट यानी हीट वाले पोर्शन में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में पूरा पढ़ते हैं उसे, समझ में आ गया। तो अपना थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट तो कंप्लीट है बेटा, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता देना। नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे बेटा थर्मो केमिस्ट्री, समझ में आ गया, यस और नो, यहाँ तक कोई डाउट। कुछ बच्चों मैसेज है क्या, सर लास्ट वाले स्टेटमेंट लिखवा दो, कौन सा स्टेटमेंट, ये वाला क्या लिखाया तो था, लिखो। अकॉर्डिंग दिस लॉ द डेफिनेट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी फॉर ए सबस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड एट ए डेफिनेट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, यही तो लिखाया है, हाँ यही तो बोल रहा हूं। According this law, the definite value of entropy for a substance can be calculated at a definite value of temperature.
इस नियम के अनुसार एक निश्चित ताप पर पदार्थ की निश्चित एंट्रोपी का निश्चित मान ज्ञात किया जा सकता है। अब ठीक है, अकॉर्डिंग दिस लॉ द डेफिनेट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी फॉर ए सबस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड एट ए डेफिनेट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार, इसकी बात करें तो ही ध्यान रखना। इस नियम के अनुसार एक निश्चित ताप पर पदार्थ की एंट्रोपी का निश्चित मान ज्ञात किया जा सकता है। आगे बेटा समझ में, चलो नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे बेटा थर्मोकेमिस्ट्री। बात समझ